क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी जिंदगी किसी और की लिखी हुई स्क्रिप्ट जैसी लगती है? जैसे आप उसमें अभिनय कर रहे हैं, लेकिन निर्देशक कोई और है। आप सुबह उठते हैं, वही काम करते हैं, वही सोचते हैं, वही फैसले, लेकिन क्या वो सब वाकई आपके अपने होते हैं? नमस्कार, आप सुन रहे हैं इंस्पायर डाइजेस्ट। आज हम एक ऐसी दुनिया में कदम रखने वाले हैं जहां विचार सिर्फ बहते नहीं, आकार लेते हैं, ठोस, सटीक और शक्तिशाली। ये दुनिया है मास्टरमाइंड की, मारिया कोनिकोवा की उस किताब की जो सिखाती है कि शेरलॉक होम्स जैसा सोचना केवल कल्पना नहीं, एक कला है और हर कोई उसे सीख सकता है। तो चलिए इस यात्रा को एक कहानी की तरह शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए, एक कमरा, धुंधली रोशनी, एक आदमी कुर्सी पर बैठा है। उसकी नजरें छत की ओर नहीं, अपने भीतर की ओर घूम रही है। वो देख रहा है अपने ही सोचने के तरीके को। मारिया कहती है कि सोचने के दो तरीके होते हैं, एक जो तेज है, भावनाओं से भरा हुआ, झटपट निर्णय लेने वाला, और दूसरा जो शांत है, गहराई से विश्लेषण करता है, हर कोण पर विचार करता है। ठीक वैसे जैसे शेरलॉक होम्स। पहला तरीका, जिसे वो कहती है सिस्टम वॉटसन, वो तरीका है जिससे हम रोजाना की जिंदगी में सोचते हैं, जल्दी, बिना ज्यादा रुके। जैसे जब कोई अचानक हमसे रास्ता पूछ ले, या जब हमें तय करना हो कि क्या नाश्ते में पराठा खाएं या ब्रेड। लेकिन फिर आता है दूसरा तरीका, सिस्टम होल्म्स, जो धीमा है मगर गहराई से चलता है। जब हमें किसी इंसान के व्यवहार को समझना हो या किसी घटना के पीछे के कारण को जानना हो, तभी वो तरीका काम में आता है। अब सवाल यह है, क्या हम इस सिस्टम होम्स को अपने जीवन में ला सकते हैं? मारिया की कहानी यहीं से शुरू होती है। वो बताती है कि कैसे हम अपने रोजमर्रा के व्यवहार में छोटी छोटी चीजें जोड़कर होम्स जैसी मानसिक स्पष्टता और जागरूकता हासिल कर सकते हैं। कल्पना कीजिए, आप किसी कमरे में घुसे और आपने देखा दीवार पर एक तस्वीर टेढ़ी लटक रही है। ज्यादातर लोग इसे नोटिस नहीं करेंगे, लेकिन शेरलॉक होम्स न सिर्फ देखेगा बल्कि सोचेगा, किसने हिलाई होगी, क्यों हिलाई होगी, और क्या यह सिर्फ तस्वीर है या इसके पीछे कुछ छिपा है। ऐसी ही जागरूकता मारिया हमें सिखाना चाहती है। वो कहती है कि ऑब्जर्व करना और सी करना दोनों अलग हैं। ज्यादातर लोग केवल देखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग वास्तव में देखते होने हैं। एक उदाहरण लीजिए, एक आदमी हर रोज अपने ऑफिस जाता है, वही रास्ता, वही मोड़, वही ट्रैफिक, लेकिन एक दिन जब उसे लगता है कि कुछ बदला है, शायद एक दुकान जो बंद थी अब खुली है, या कोई पोस्टर जो पहले नहीं था, तब उसे एहसास होता है कि वो अब देखना शुरू कर रहा है। यही देखना हमें उस मानसिक स्पष्टता की ओर ले जाता है जहां से सब कुछ अलग नजर आता है। मरिया इस कला को माइंडफुलनेस कहती है, मानसिक सजगता। इसका मतलब है हर पल को पूरी तरह जीना, ना सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी उस क्षण में उपस्थित रहना। यहां एक प्रयोग का जिक्र करना जरूरी है जिसे मारिया ने अपनी किताब में बताया। दो समूहों को एक ही वीडियो दिखाया गया जिसमें लोग बास्केटबॉल खेल रहे हैं। पहले समूह को कहा गया सिर्फ बॉल गिनो, दूसरे समूह को कुछ नहीं बताया गया। पर बीच वीडियो में एक इंसान गोरिल्ला के कॉस्ट्यूम में आता है, बीच से गुजरता है और चला जाता है। अब सोचिए, पहले समूह में आधे से ज्यादा लोग उस गोरिल्ला को देख ही नहीं पाए क्योंकि उनका ध्यान सिर्फ बॉल गिनने में था। यही है इंसानी सोच की सीमा। जब हम किसी एक चीज पर ज्यादा फोकस करते हैं तो बाकी चीजों को देखना बंद कर देते हैं। मारिया कहती है, अगर हमें वास्तव में शेरलॉक होम्स जैसा सोचना है तो हमें अपने अटेंशन को ट्रेन करना होगा, और इसका पहला कदम है अवेयरनेस। कैसे करें शुरुआत? बहुत आसान है। हर सुबह जब आप उठे तो आंखें बंद करके 5 मिनट तक सिर्फ अपने आसपास की आवाजों को सुनिए। पंखे की आवाज, दूर से आती गाड़ी का हॉर्न, पक्षियों की चहचहाहट, इन सब को बिना कोई निर्णय लिए बस महसूस कीजिए। इससे आपका दिमाग पैसिव मोड से एक्टिव अवेयरनेस मोड में शिफ्ट होता है। एक और तरीका, जब आप किसी से बात करें तो पूरी तरह उनकी बात सुनिए। बीच में जवाब सोचने की कोशिश ना करें, सिर्फ सुनिए। यह बहुत सरल लग सकता है, लेकिन आज की दुनिया में सुनना भी
एक दुर्लभ कला बन चुका है। अब चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। मरिया बताती हैं कि सिर्फ ध्यान देना ही काफी नहीं है, बल्कि हमें अपने सोचने के तरीके पर भी ध्यान देना होगा। हाउ वी थिंक अबाउट थिंकिंग। यहां से शुरू होती है मेटाकॉग्निशन की यात्रा। कल्पना कीजिए कि आपका दिमाग एक कमरा है, उसमें बहुत सारे दरवाजे हैं। हर दरवाजा एक अलग सोच है, लेकिन आप इनमें से किस दरवाजे को खोलें, यह तय करने के लिए आपको खुद को दूर से देखना होगा। मरिया कहती है, अगर हम अपने विचारों को एक बाहरी दर्शक की तरह देख सकें, तो हम उन्हें बेहतर ढंग से दिशा दे सकते हैं। मान लीजिए आपने गलती से किसी को ठेस पहुंचा दी। अब आपके मन में दो विकल्प हैं। एक, आप खुद को कोसें और पछताएं। दो, आप सोचें क्यों ऐसा हुआ। क्या यह मेरी सोच का हिस्सा था या भावनाओं का बहाव। जब आप खुद से यह सवाल पूछते हैं, मैंने ऐसा क्यों किया, स्विंगल क्या मैं दोबारा ऐसा करूंगा, लॉग मैं अगली बार क्या अलग कर सकता हूं, तो आप वास्तव में होम्स जैसी मानसिकता अपनाना शुरू कर देते हैं। कल्पना कीजिए आप एक खाली कमरे में खड़े हैं। वहां ना कोई खिड़की है, ना दरवाजा, बस एक किताब है, मास्टरमाइंड। और यह किताब कोई साधारण किताब नहीं, बल्कि एक ऐसा उपकरण है जो आपके सोचने के तरीके को बदल सकता है। जैसे ही आप उसका पहला पन्ना पलटते हैं, आपको एहसास होता है यह केवल शेरलॉक होम्स की कहानी नहीं है, बल्कि आपकी अपनी मानसिक दुनिया का नक्शा है। मारिया कोनिकोवा कहती है कि सोचने की दो दुनियाएं होती हैं। एक वह जहां हम स्वाभाविक रूप से प्रतिक्रिया देते हैं, और दूसरी जहां हम सोच समझकर गहराई से विचार करते हैं। पहली दुनिया में हम हर रोज रहते हैं। दूसरी दुनिया हम तब खोजते हैं जब हम जानबूझकर अपनी सोच को निर्देशित करते हैं। इस दूसरे प्रकार की सोच को वह सिस्टम होम्स कहती है। लेकिन सिस्टम होम्स में जीना आसान नहीं है। इसके लिए अभ्यास चाहिए, चेतना चाहिए, और सबसे जरूरी आत्मनिरीक्षण। अब सोचिए, आपने कितनी बार किसी से बात करते हुए बीच में ही निष्कर्ष निकाल लिया, या किसी घटना को देखकर तुरंत अपना फैसला बना लिया। हम सब ऐसा करते हैं, और यही है हमारा सिस्टम वॉटसन। यह सोचने का वह तरीका है जो तेज है, लेकिन अधूरा है। शेरलॉक होम्स की सोच की शक्ति इसी में नहीं थी कि वह अधिक जानता था, बल्कि इसमें थी कि वह देखता था जो लोग अनदेखा कर देते थे। वह सुनता था जो लोग सुन नहीं पाते थे, और सबसे अहम, वह अपने सोचने के तरीके पर सोचता था। मरिया हमें बार बार याद दिलाती है कि आत्म जागरूकता यानी मेटाकॉग्निशन ही असली कुंजी है। जब हम यह समझने लगते हैं कि हम कैसे सोचते हैं, तब हम सोच को नियंत्रित कर सकते हैं। अब एक प्रयोग पर नजर डालिए। एक कमरे में कुछ लोग बैठे हैं। एक व्यक्ति कमरे में आता है और एक सवाल पूछता है। जवाब देते हुए कुछ लोग हिचकते हैं, कुछ लोग आत्मविश्वास से बोलते हैं, और कुछ चुप रहते हैं। अब कल्पना कीजिए, आप इस स्थिति को शेरलॉक होम्स की तरह देख रहे हैं। आप सिर्फ शब्दों पर ध्यान नहीं देते, आप आवाज के उतार चढ़ाव पर ध्यान देते हैं, हाव भाव पर ध्यान देते हैं, और फिर आप समझ जाते हैं किसके मन में क्या चल रहा है। यह वही मानसिकता है जो हमें विकसित करनी है। ऑब्जर्वेशन बियॉन्ड सरफेस। मरिया कहती है, इसका पहला कदम है स्लोइंग डाउन। हमें अपनी सोच की गति को धीमा करना है ताकि हम हर परत को समझ सकें। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपको अचानक से नाराज कर दे, तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय खुद से सवाल कीजिए, क्या मेरी नाराजगी का कारण यही है, या इसके पीछे कुछ और है? इससे आप उस मानसिक स्वचालित प्रतिक्रिया से बाहर निकलते हैं और होम्स की तरह तर्क की ओर बढ़ते हैं। मरिया की किताब इस विचार को गहराई से छूती है कि हमारी अटेंशन कितनी सीमित है। ध्यान देना एक ऐसी ऊर्जा है जिसे हम हर वक्त अनजाने में खर्च कर रहे होते हैं, और यदि हम इसे नियंत्रित करना सीख जाएं, तो हम अपने चारों ओर की दुनिया को एकदम नए तरीके से देखने लगेंगे। वह बताती है कि रोजमर्रा के निर्णयों में हम कितनी बार अपने पूर्वग्रहों के शिकार हो जाते हैं। हमें लगता है कि हम तर्क से सोच रहे हैं, लेकिन असल में हम अपने अनुभवों, भावनाओं और समाज से मिले संकेतों से प्रभावित होते हैं। यही कारण है कि मरिया सजग सोच, डिलिब्रेट थिंकिंग,
पर जोर देती है। सोचिए, अगर आपको कोई निर्णय लेना है, जैसे करियर बदलना, रिश्ते में कोई फैसला करना या किसी नए शहर में जाना, तो क्या आप सिर्फ भावनाओं से बहकर यह निर्णय लेंगे या फिर सोच समझकर सभी विकल्पों पर विचार करके? अब एक अभ्यास की बात करते हैं जो मरिया की किताब में वर्णित है। इसे कहा जाता है मेंटल स्कैनिंग। हर दिन सुबह उठकर एक पेपर लें और लिखें, आज आप क्या सोच रहे हैं, कौन से विचार बार बार आ रहे हैं, किस चीज ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। जब आप इन्हें रोज लिखने लगते हैं तो आपको अपने सोचने के ढांचे की एक झलक मिलती है। आप देख सकते हैं कि आपकी सोच में क्या पैटर्न बार बार आता है। क्या आप हर बार डर की वजह से कोई निर्णय टालते हैं? क्या आप हर बार कुछ सोचकर भी उस पर कार्य नहीं करते? यह आत्मनिरीक्षण ही है जो होम्स जैसी सोच की नींव बनाता है। एक और महत्वपूर्ण विचार है क्यूरियोसिटी, यानी जिज्ञासा। मरिया कहती है कि जिज्ञासा ही वह शक्ति है जो हमारे दिमाग को सक्रिय रखती है। जब हम किसी चीज को लेकर जिज्ञासु होते हैं तो हम उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं, ज्यादा याद रखते हैं और ज्यादा समझ पाते हैं। होम्स के केस सुलझाने की कला इसी से शुरू होती है, सवाल पूछने से। लेकिन सवाल सिर्फ दूसरों से नहीं, खुद से भी। कभी आपने खुद से पूछा है, मैं यह क्यों सोच रहा हूं, या मुझे ऐसा क्यों लगता है कि यह व्यक्ति गलत है, या क्या मेरी धारणा अनुभव पर आधारित है या किसी और के कहे पर? मरिया चाहती है कि हम ऐसे सवाल अपनी हर सोच पर लागू करें। इससे न केवल हम बेहतर निर्णय लेते हैं, बल्कि एक गहरे आत्मज्ञान की ओर भी बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इंफॉर्मेशन ओवरलोड की। आज की दुनिया में हम हर वक्त जानकारी से घिरे हुए हैं। फोन, नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, न्यूज, हर तरफ से डेटा आ रहा है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह जानकारी हमें ज्यादा समझदार बना रही है या और ज्यादा भ्रमित? मरिया कहती हैं कि यह जानकारी तभी उपयोगी है जब हम उसमें से अर्थ निकाल सकें। और यह अर्थ निकालना तभी संभव है जब हम अपने दिमाग को प्रशिक्षित करें। यह प्रशिक्षण कैसे हो सकता है? छोटे अभ्यासों से, जैसे हर शाम बैठकर यह सोचना कि आज आपने सबसे ज्यादा किस चीज पर ध्यान दिया, कौन सी बात आपको परेशान कर गई, कौन सी बात ने आपको प्रेरित किया। इन सवालों से आप अपने ध्यान की दिशा को समझते हैं और यह दिशा ही तय करती है कि आप अपनी मानसिक ऊर्जा किस दिशा में ले जा रहे हैं। कल्पना कीजिए, एक शांत सुबह है। आप कॉफी का प्याला हाथ में लेकर बालकनी में खड़े हैं। सामने सूरज धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है, पर आपके मन में विचारों का तूफान है। आपको याद आता है कि आज एक जरूरी निर्णय लेना है, ऐसा निर्णय जो आपकी दिशा बदल सकता है। लेकिन आप उलझन में हैं। ये उलझन कहां से आती है? हमारे सोचने के ढंग से। मारिया कोनिकोवा की किताब मास्टरमाइंड हमें यह समझाने की कोशिश करती है कि हमारी सोच अक्सर एक छिपे हुए एजेंडे से निर्देशित होती है। यह एजेंडा हमारे पूर्व अनुभवों, भावनाओं, सामाजिक प्रभावों और डर से बनता है। शेरलॉक होम्स की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वह किसी भी जानकारी को तब तक नहीं मानता था जब तक वह उसे प्रमाणित नहीं कर लेता। वह कहता था, आई नेवर गेस, इट इज अ कैपिटल मिस्टेक टू थियोराइज बिफोर वन हैज डाटा। तो हम इस तीसरे भाग में यही सीखने की कोशिश करेंगे। हम अपने भीतर उठते विचारों पर कितना विश्वास करें और कैसे तय करें कि कौन सा विचार तर्क से आया है और कौन सा डर या आदत से। मारिया हमें यहां इमोशनल रीजनिंग की बात समझाती है। यह वह सोच है जो भावनाओं से प्रेरित होती है। उदाहरण के लिए, अगर हमें किसी से नाराजगी है तो हम मान लेते हैं कि वो व्यक्ति गलत है, जबकि उसकी मंशा शायद कुछ और रही हो। इमोशनल रीजनिंग हमें हमारी जिंदगी के कई महत्वपूर्ण निर्णयों से भटका सकता है, इसलिए हमें इसमें संतुलन लाना होगा। यह संतुलन आता है कॉग्निटिव रीअप्रेसल से। मरिया कहती है कि जब हम किसी स्थिति को दूसरी दृष्टि से देखना सीख जाते हैं तो हम उस पर नई सोच विकसित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, आपने किसी मित्र को मैसेज किया, जवाब नहीं आया। आपकी पहली सोच होती है, क्या वो मुझसे नाराज है? लेकिन कॉग्निटिव रीअप्रेजल सिखाता है, शायद वह व्यस्त हो या कोई और कारण हो।
यही बदलाव आपको मानसिक शांति देता है और अनावश्यक तनाव से बचाता है। अब जरा सोचिए, अगर हर बार हम किसी घटना को कई दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करें तो हमारा दिमाग कितनी गहराई में जाकर विश्लेषण करेगा। मारिया इसको होम्सियन थिंकिंग कहती है। इसका अर्थ है निर्णय से पहले विकल्पों का मूल्यांकन, सबूतों का विश्लेषण और फिर तर्कसंगत निष्कर्ष तक पहुंचना। अब आइए बात करते हैं एक और रोचक विचार की, कॉग्निटिव बायसेस। मरिया बताती है कि हर इंसान में कुछ मानसिक झुकाव होते हैं जो निर्णयों को प्रभावित करते हैं, जैसे कि कॉन्फर्मेशन बायस। इसका मतलब है कि हम उन्हीं तथ्यों को स्वीकारते हैं जो हमारी मौजूदा सोच को समर्थन दें। जो उससे विपरीत हो उसे हम नजरअंदाज कर देते हैं। होम्स इससे बचता है। वह कहता है, इट इज अ मिस्टेक टू ट्विस्ट फैक्ट्स टू सूट थ्योरीज इंस्टेड ऑफ थ्योरीज टू सूट फैक्ट्स। इससे हमें सीखने को मिलता है कि हमें हर नए तथ्य के लिए खुले दिमाग से तैयार रहना चाहिए, और जब कोई तथ्य हमारी सोच को चुनौती दे तो उससे डरने की बजाय उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। मारिया इस सोच को इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी कहती है, यानी यह मानना कि हम सब कुछ नहीं जानते, और यह विनम्रता ही हमें सीखने और बढ़ने की राह दिखाती है। अब कल्पना कीजिए कि आप किसी समस्या पर काम कर रहे हैं। मान लीजिए किसी प्रोजेक्ट पर या रिश्ते में कोई उलझन है। आपने उस पर काफी समय दिया है लेकिन बात नहीं बन रही। अब ऐसे में ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, पर एक होम्स ये सोच कहती है, रुको, गहराई से सोचो, कहीं कोई सुराग छूट तो नहीं गया। मरिया बताती है कि जब हम किसी समस्या को हल करने की कोशिश करते हैं तो हमारी सोच सीमित हो जाती है, जिसे वह कहती है फंक्शनल फिक्स्डनेस। इसका मतलब है कि हम किसी चीज का उपयोग सिर्फ उसी तरह सोचते हैं जैसे हम पहले देखते आए हैं। पर अगर हम उस वस्तु या विचार को नए संदर्भ में देखें तो समाधान मिल सकता है। इस सोच को हम अपने जीवन में कैसे लाएं? छोटे छोटे अभ्यासों से, जैसे रोज एक नई चीज के बारे में पढ़ना, किसी ऐसे विषय पर जिससे आप असहमत हों, सिर्फ यह जानने के लिए कि उस पक्ष में तर्क क्या है, या फिर दिन में एक बार खुद से पूछना, आज मैंने क्या नया देखा, क्या महसूस किया, क्या सोचा जो पहले नहीं सोचा था। मरिया एक और अवधारणा साझा करती है, द हैबिट ऑफ थिंकिंग, सोच को आदत बनाना। हम अक्सर सोचते हैं कि सोचना तो अपने आप होता है, पर नहीं, सोच को गहराई से करना एक स्किल है जिसे विकसित करना पड़ता है। जैसे शेरलॉक हर केस से पहले कुछ देर अकेले बैठता है, अपनी पाइप सुलगाता है और गहराई से सोचता है, उसी तरह हमें भी अपने दिन में कुछ समय निकालना चाहिए जहां हम किसी मुद्दे पर शांत होकर विचार कर सकें। यह डीप थिंकिंग हमारी समस्या सुलझाने की क्षमता को तेज करता है। मरिया यह भी कहती है कि होम्स जैसी सोच केवल मानसिक नहीं बल्कि शारीरिक भी है। जब हम थके होते हैं तो हमारी सोचने की शक्ति कम हो जाती है। इसीलिए पर्याप्त नींद, संतुलित आहार और ध्यान, ये सब सोचने की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। तो अगर आप बेहतर सोचना चाहते हैं तो अपने शरीर का ख्याल रखना भी उतना ही जरूरी है जितना अपने दिमाग का। अब एक आखिरी विचार। मारिया कहती है कि होम्स कभी भी यह नहीं मानता कि किसी स्थिति में केवल एक ही समाधान होता है। वह कहता है, When you have eliminated the impossible, whatever remains, however improbable, must be the truth. इस वाक्य में गहराई छिपी है। कभी कभी जो उत्तर आपको सबसे असंभव लगे वही असली होता है। इसलिए हमें सोचने की सीमाओं को तोड़ना होगा, अपने तर्क को खुलेपन के साथ विकसित करना होगा और उस मानसिक स्तर तक पहुंचना होगा जहां हम हर स्थिति को एक चुनौती की तरह स्वीकारें। कल्पना कीजिए कि आप एक कार्यालय में हैं, सामने एक जटिल प्रोजेक्ट फैला हुआ है, समय कम है, दबाव ज्यादा है और टीम में मतभेद भी है। आप सोचते हैं, अब क्या करूं? ऐसे समय में अगर आपके पास शेरलॉक होम्स जैसी सोचने की शक्ति हो तो आप क्या करेंगे? आप स्थिति को परखेंगे, हर कोण से देखेंगे, बिना घबराए तथ्यों को इकट्ठा करेंगे और फिर निर्णय लेंगे, शांत, स्पष्ट और तर्कसंगत।
मारिया कोनिकोवा की मास्टरमाइंड किताब अब हमें बताती है कि हम इस तरह की सोच को अपने पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं, हर दिन, हर फैसले में। सबसे पहले बात करते हैं डिसीजन मेकिंग की, यानी निर्णय लेने की कला। ज्यादातर लोग निर्णय लेते समय या तो भावनाओं में बह जाते हैं या फिर दूसरों की राय से प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन होम्स ऐसा नहीं करता। वह हर विकल्प को अलग अलग रखकर उनकी तुलना करता है, तथ्यों को तौलता है और फिर निष्कर्ष पर पहुंचता है। मरिया कहती हैं कि हमें भी निर्णय लेने से पहले मेंटल पॉज लेना चाहिए। इसका अर्थ है निर्णय से पहले अपने सोचने की गति को धीमा करना, खुद से सवाल पूछना, जैसे क्या मैं यह फैसला किसी डर के कारण ले रहा हूं? क्या मेरी सोच में कोई पूर्व ग्रह है? क्या मेरे पास इस निर्णय के लिए पर्याप्त जानकारी है? ऐसे सवाल निर्णय की गुणवत्ता को कई गुना बेहतर कर सकते हैं। अब बात करते हैं रिश्तों की। चाहे वो दोस्ती हो, प्रेम हो, परिवार या ऑफिस की टीम, रिश्ते हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा है और इनकी सबसे बड़ी जरूरत है समझ और संचार। होम्स की तरह सोचने वाले लोग रिश्तों में भी बेहतर होते हैं, क्योंकि वे केवल शब्दों पर नहीं, भावों पर ध्यान देते हैं। वे दूसरों की बातों के पीछे की भावना को पहचान पाते हैं। मैरिया इसे कहती है इमोशनल इंटेलिजेंस थ्रू डिडक्शन। उदाहरण के लिए, अगर आपका कोई करीबी व्यक्ति अचानक शांत हो गया है, तो आप सिर्फ यह नहीं पूछते कि क्या बात है, बल्कि आप यह सोचते हैं, क्या कोई हालिया घटना उसे प्रभावित कर सकती है? क्या मैंने कुछ ऐसा कहा जो उसे बुरा लगा हो? उसका व्यवहार सामान्य से कितना अलग है? यह सूक्ष्म अवलोकन हमें दूसरों के साथ गहरा संबंध बनाने में मदद करता है। अब पेशेवर दुनिया में एक और चुनौती है, समस्या समाधान, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग। कई बार हम किसी काम में फंस जाते हैं। समस्या दिखती है लेकिन समाधान नहीं। ऐसे में हमारा दिमाग या तो थक जाता है या एक ही तरह के हल बार बार सोचता है। मरिया कहती है, ऐसे समय में हमें कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी अपनानी चाहिए। इसका मतलब है सोच को एक दिशा में सीमित करने की बजाय उसे लचीला बनाना। एक ही समस्या को कई दृष्टिकोणों से देखना। मान लीजिए आपकी टीम समय पर प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पा रही। अब आप सोच सकते हैं, क्या समस्या समय प्रबंधन की है, या लक्ष्य अस्पष्ट है, या टीम में संवाद की कमी है? हर दृष्टिकोण एक अलग समाधान देता है। होम्स यही करता है, हर सुराग को संभावित दिशा मानता है जब तक कि वह उसे झुठला न सके। अब व्यक्तिगत जीवन की बात करें। हम हर दिन अपने मन में कई सवाल उठाते हैं। क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या मुझे अपनी नौकरी बदलनी चाहिए? क्या यह रिश्ता मेरे लिए ठीक है? इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हमें इंट्रोस्पेक्शन यानी आत्म परीक्षण की जरूरत है। मरिया इसे कहती है डेली रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। रोज रात को कुछ समय निकालिए, अपने दिन की घटनाओं को दोबारा सोचिए। कौन सी बातें आपको अच्छा महसूस कर गईं? कौन सी बातों ने आपको तनाव दिया? आपने किस जगह पर प्रतिक्रिया दी और कहां समझदारी दिखाई? इस तरह की रोज की समीक्षा आपको अपने व्यवहार, अपने निर्णयों और अपनी सोच के पैटर्न को समझने में मदद करेगी। अब बात करते हैं क्रिएटिविटी की, यानी रचनात्मक सोच की। शेरलॉक होम्स सिर्फ विश्लेषणात्मक नहीं था, वह कल्पनाशील भी था। वह परिकल्पना बनाता था, उन्हें परखता था और फिर उनमें से सबसे उपयुक्त को अपनाता था। मरिया कहती है कि होम्स जैसी सोच केवल सही उत्तर ढूंढने की कोशिश नहीं करती, बल्कि नए सवाल पूछती है। यह रचनात्मकता की जड़ है। यदि आप लेखक हैं, कलाकार हैं या किसी भी रचनात्मक कार्य में हैं, तो यह मानसिकता आपके लिए वरदान बन सकती है। एक अभ्यास जो मरिया सुझाती है, हर दिन एक साधारण चीज को चुनिए, जैसे एक पेन, एक खिड़की या एक झरना, और उसके बारे में 5 नई बातें लिखिए जो आपने पहले कभी नहीं सोची। ये आपके सोचने की सीमाओं को तोड़ेगा और नए दृष्टिकोण खोलेगा। अब बात करते हैं कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, यानी टकराव को सुलझाने की कला की। कई बार हम रिश्तों में या ऑफिस में ऐसे टकरावों का सामना करते हैं जिनका कोई स्पष्ट हल नहीं होता। ऐसे में होम्स जैसी सोच हमें सिखाती है, पहले समझो फिर सुलझाओ।
मरिया कहती है कि किसी भी टकराव में दो बातें जरूरी होती हैं, एम्पैथी और डिटैचमेंट। एम्पैथी यानी दूसरे व्यक्ति की भावना को समझना, डिटैचमेंट यानी अपनी भावनाओं को थोड़ी देर के लिए अलग रखना ताकि हम तटस्थ रूप से सोच सकें। इस संतुलन से हम ना सिर्फ टकराव को सुलझा सकते हैं बल्कि रिश्तों को और मजबूत बना सकते हैं। अब जरा एक और विचार पर चलते हैं, मेंटल एंड्योरेंस यानी मानसिक सहन शक्ति। शेरलॉक होम्स घंटों घंटों तक किसी केस पर सोच सकता था, बिना थके, बिना विचलित हुए। मारिया कहती है कि आज की दुनिया में यह सबसे बड़ी शक्ति है, ध्यान की गहराई और उसे बनाए रखने की क्षमता। इस क्षमता को विकसित करने के लिए वह कॉग्निटिव वर्कआउट्स की सलाह देती है, यानी दिमाग के लिए अभ्यास, जैसे हर दिन बिना किसी रुकावट के 20 मिनट पढ़ना, या ध्यान लगाकर कोई पजल सुलझाना, या चुपचाप बैठकर किसी जटिल विषय पर सोचना। धीरे धीरे यह अभ्यास आपकी मानसिक सहन शक्ति को बढ़ाता है और अंत में जीवन में स्पष्टता। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन जब तक हमारे विचार स्पष्ट नहीं होते तब तक हम निर्णय नहीं ले सकते। मरिया कहती है, क्लैरिटी कम्स फ्रॉम इंक्वायरी, यानी स्पष्टता सवाल पूछने से आती है, जैसे मुझे वास्तव में क्या चाहिए? क्या मैं उस रास्ते पर चल रहा हूं जो मेरी मूल्यों से मेल खाता है? अगर मैं कल से सब कुछ बदल सकता तो क्या बदलता? इन सवालों से हमें खुद की मानसिक दिशा का पता चलता है, और यही तो होम्स करता है। वह किसी केस को हल करने से पहले उसमें उलझता है, फिर सवाल पूछता है, फिर समझता है, और अंत में समाधान अपने आप उभर कर सामने आ जाता है। यही हमारे जीवन में भी संभव है, अगर हम सोच को एक कला की तरह अपनाएं। कल्पना कीजिए कि आपके सामने एक खाली डायरी रखी है, 1 साल की, हर दिन का एक पन्ना। अब सवाल यह नहीं है कि आप इस डायरी में क्या लिखेंगे, बल्कि यह है कि आप उसे किस सोच के साथ भरेंगे। क्या आप उसे उसी पुराने पैटर्न से भरेंगे, जल्दबाजी, टाल-मटोल, असमंजस और भावनात्मक आवेगों से, या अब शेरलॉक होम्स की तरह सोच समझकर, तर्क और स्पष्टता से? मारिया कोर्निकोवा की किताब मास्टरमाइंड की यात्रा अब हमें उस मोड़ पर लाती है जहां हम केवल शेरलॉक होम्स की सोच को समझ नहीं रहे, बल्कि उसे अपने रोजमर्रा के जीवन में आदत के रूप में ढाल रहे हैं। आइए इस अंतिम भाग में हम जानें कि यह कैसे संभव है। सबसे पहले, थिंकिंग एज अ डेली डिसिप्लिन। बहुत से लोग सोचते हैं कि गहरी सोच तभी आती है जब जीवन में कोई बड़ा संकट हो या कोई जटिल निर्णय लेना हो, लेकिन मरिया बताती है कि सोच एक दैनिक अभ्यास है। जिस तरह हम शरीर को फिट रखने के लिए रोज व्यायाम करते हैं, उसी तरह सोच को धार देने के लिए हमें हर दिन सोचना पड़ता है, जानबूझकर। सुबह उठते ही एक सवाल अपने आप से पूछिए, आज मैं किस बात को बेहतर समझना चाहता हूं? यह सवाल बहुत छोटा है, लेकिन इसका प्रभाव गहरा हो सकता है। शाम को लिखिए, आज मैंने क्या ऐसा सोचा जो मुझे पहले नहीं सूझा था? यह दिन की शुरुआत और अंत को एक सोचपूर्ण फ्रेम में लाता है, और धीरे धीरे यह आपकी सोचने की शैली को बदल देता है। दूसरा अभ्यास है इंफॉर्मेशन डाइट। शेरलॉक होम्स जानकारी को चुनकर ग्रहण करता था। मरिया बताती है कि आज की दुनिया में हमें सबसे जरूरत है सूचना की छंटाई करने की। दिन भर में हमारे दिमाग पर हजारों सूचनाएं आती हैं, न्यूज, सोशल मीडिया, चैट्स, इमेजेस, वीडियो। अब यह सोचिए कि इनमें से कितनी सच में हमारे सोचने की क्षमता को बढ़ा रही है और कितनी बस हमें व्यस्त रख रही है। हर दिन खुद से एक सवाल पूछिए, क्या यह जानकारी मेरे विचारों को साफ कर रही है या और भ्रमित कर रही है? एक सीमित लेकिन गुणवत्तापूर्ण सूचना का चयन ही होम्सीय सोच का हिस्सा है। तीसरी आदत, माइंडफुल ऑब्जर्वेशन। जब आप सुबह अपने कमरे से बाहर निकले या सड़क पर चले तो सिर्फ चलिए मत, देखिए। 1 मिनट के लिए खुद को होम्स मान लीजिए। चारों तरफ देखें, कितने लोग हैं, उनके कपड़े कैसे हैं, उनकी चाल में क्या अंतर है, मौसम कैसा है, हवा में कौन सी गंध है। यह अभ्यास आपके दिमाग की अवलोकन क्षमता को तेज करता है, और यही वह कौशल है जिससे होम्स हर बार अद्भुत विवरण पकड़ पाता है जो बाकी सबसे छूट जाता है। मरिया इसे कहती है ट्रेनिंग योर अटेंशनल फिल्टर। चौथा अभ्यास,
मेंटल डिब्रीफिंग। हर दिन के अंत में अपने दिन को दोबारा चलाइए, जैसे सीसीटीवी रिकॉर्डिंग हो। देखें आपने कहाँ गलती की, कहाँ आपने सही फैसला लिया, कहाँ आप बिना सोचे प्रतिक्रिया दे बैठे। यह प्रक्रिया आपको अगले दिन बेहतर सोचने के लिए तैयार करती है। होम्स हमेशा अपने केस के बाद अकेले बैठता था, विचार करता था कि वह कहाँ सही गया और कहाँ गलती की गुंजाइश थी। यह आत्म मूल्यांकन ही असली मास्टरमाइंड की पहचान है। पांचवा विचार, बायस अवेयरनेस। हम सब पूर्वाग्रहों से भरे हैं। जाति, वर्ग, भाषा, लिंग, अनुभव, परवरिश, ये सब हमारे फैसलों को प्रभावित करते हैं। लेकिन शेरलॉक होम्स इन पूर्वाग्रहों से ऊपर उठता है। वह हर केस को नए नजर से देखता है। मरिया सुझाव देती है कि जब भी आप किसी के बारे में कोई धारणा बनाएं, तुरंत खुद से पूछें, क्या मैं इस व्यक्ति को उनके व्यवहार के आधार पर परख रहा हूं या मेरी कोई सोच पहले से ही बनी हुई है? क्या यह निष्कर्ष तथ्य पर आधारित है या सिर्फ मेरी भावना? इस तरह के आत्म सवाल आपको सोच में निष्पक्षता लाने में मदद करते हैं। छठा अभ्यास, पर्पसफुल क्यूरियोसिटी। जिज्ञासा होम्स की सबसे बड़ी ताकत थी, लेकिन यह जिज्ञासा भी एक उद्देश्य से भरी होती थी। वह केवल जानने के लिए नहीं जानता था, वह समझने के लिए जानता था। मारिया कहती है कि हमें भी अपनी जिज्ञासा को दिशा देनी चाहिए। हर दिन एक ऐसा विषय चुनिए जो आपको परेशान करता हो या जिसे आप समझ नहीं पाते, और उस पर जानबूझकर पढ़िए, सोचिए, चर्चा कीजिए। यह अभ्यास आपकी सोच को गहराई देता है और आपको मानसिक रूप से अधिक लचीला बनाता है। सातवीं बात, स्लो थिंकिंग इन फास्ट मोमेंट्स। जब भी कोई कठिन परिस्थिति आए, कोई बहस, कोई अप्रत्याशित समाचार या कोई बड़ा निर्णय, तो अपने दिमाग को रोकिए, गिनिए 5 से 1 तक उल्टा। यह 5 सेकंड का विराम आपकी सोच को वॉटसन मोड से होम्स मोड में शिफ्ट कर सकता है। मारिया इसे पॉज फॉर पावर कहती है। यह अभ्यास सरल है लेकिन अत्यंत प्रभावशाली। अब हम बात करते हैं आइडेंटिटी एज अ थिंकर। मारिया कहती है कि अगर आप खुद को एक विचारशील व्यक्ति मानते हैं तो आप सच में ऐसा बन जाते हैं। जब हम अपने बारे में एक नई पहचान गढ़ते हैं, आम आइडेंटिटी कि मैं तर्क से सोचता हूं, मैं गहराई से विचार करता हूं, तो हमारा दिमाग उसी दिशा में काम करने लगता है। तो आज से इस सोच को अपनाइए। खुद से कहिए, मैं एक जिज्ञासु, विश्लेषणशील, विचारशील व्यक्ति हूं। मैं सोचने की कला को समझता और अभ्यास करता हूं। यही वह आत्म संवाद है जो आपकी मानसिक दुनिया की नींव बदल देता है। और अंत में सबसे अहम, लिविंग विद इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी। होम्स कभी खुद को धोखा नहीं देता था। मरिया हमें यही सिखाती है, अपनी सोच में ईमानदार रहिए। जब आप कुछ नहीं जानते तो मान लीजिए, जब आप गलत हो तो स्वीकार कीजिए, जब आप भ्रमित हो तो सवाल कीजिए। यह आत्म ईमानदारी ही वह गुण है जो एक सामान्य सोच को मास्टरमाइंड में बदलता है। तो आइए अब इस संपूर्ण यात्रा को समेटें। हमने सीखा सोच को कैसे व्यवस्थित किया जाए, जानकारी को कैसे छांटा जाए, ध्यान को कैसे प्रशिक्षित किया जाए, पूर्वाग्रहों को कैसे पहचाना जाए, जिज्ञासा को कैसे बढ़ाया जाए और निर्णयों को कैसे स्पष्ट बनाया जाए। हमने जाना कि होम्स की सोच कोई रहस्य नहीं, बल्कि अभ्यास का नतीजा है, एक गहराई से जी गई जीवन शैली। अब आपके पास है वह शक्ति, वह दृष्टि, वह विधि जो आपकी जिंदगी को नए सांचे में ढाल सकती है। शुरुआत कल से मत कीजिए, अभी से कीजिए, क्योंकि आप भी शेरलॉक होम्स की तरह सोच सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और इंस्पायर डाइजेस्ट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।